औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, रियल टॉक विद जबरान में खुश आमदीद। तकबीर टीवी पर आप हमारा चैनल 753 पे देख सकते हैं, फेसबुक पे देख सकते हैं और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। नाज़रीन, आज हम बात करने की कोशिश करेंगे अदलिया में नए फैसलों पर, जो नई सिमत अदलिया मुतय्यन करने जा रही है और कर रही है, उस पर बात करेंगे। हम बात करेंगे बिलावल भुट्टो के ट्रेन मार्च की, हम बात करेंगे पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है उस पर, और बात करेंगे दिफाई बजट चूज़ होगा या तरक्याती बजट चूज़ होगा। इस हवाले से बात करेंगे और हम बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि सिंध में इमरान खान की एंट्री, ये सिंध की सियासत में तब्दीली है या ट्रेंड मार्च का जवाब है। इस हवाले से हमारे पास मेहमानों में मौजूद हैं आफ्ताब अहमद साहब, साबिक वाइस चेयरमैन है PYO के, और साथ ज़फ़र जलाल साहब, चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं PTI बर्मिंघम से। बहुत शुक्रिया मेहमानों का। मैं आफ्ताब साहब आपकी तरफ आता हूँ। ट्रेन मार्च की क्या मकासद थे और क्या हासिल किया सर आपने? सर, ट्रेन मार्च एक जुमहूरी अमल था जो हमने लोगों को एक मोबिलाइज करना था, और बिलावल भुट्टो साहब ने एक जुमहूरी तर्ज अपनाते हुए लोगों को एक तरफ से मोबिलाइज किया और एक जुमहूरी तर्ज अमल के ज़रिए बताया कि पीपल्स पार्टी आज भी लोगों की और गरीबों की पार्टी है। पीपल्स पार्टी एक नज़रियाती पार्टी है जो लोगों के अंदर मौजूद है, जो लोगों के लिए, लोगों के ज़रिए और लोगों के लिए काम करने की आवाज़ बुलंद करती है। उसका एजेंडा क्या था जिसमें लोगों की बात ज़्यादा हुई हो? उसमें एजेंडा यही था कि पार्टी को मोबिलाइज करना था, पार्टी को पावर शो करना था कि हम जमहूरी लोग हैं, हमारे साथ लोग हैं, और ये एक एजेंडा था और इसके पीछे कोई मकसद नहीं था। NRO जो जिसकी बात कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, आपके ख्याल में ये वाकई NRO हुआ है या अदालत ने मेरिट पे फैसला किया है, या 2 दिन पहले जो मियां नवाज शरीफ साहब जिनको उन्होंने नजरियाती कहा और दूसरे दिन NRO की मुबारकबाद दी, तो ये सियासत में आपकी नज़र में पीपल्स पार्टी का स्टांस क्या है जो क्लियर नज़र आए? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टांस, इसके पीछे भी एक स्टोरी है ना कि अदालतें जो हमेशा हमारी कंट्रोल्ड रही हैं, जिसके ज़रिए बिलावल भुट्टो साहब ने जो कहा है ना कि NRO हो रहा है, वो एक शायबा है हमें कि शुरू से वो जो सिलेक्टेड एहतसाब जो अभी हो रहा है और जो सिलेक्टेड चीज़ें की जाती हैं, सिलेक्टेड इंसाफ किया जाता है, और जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जहांगीर तरीन साहब की अहम मिसाल दी जाती है कि वो काबीना में बैठते हैं, अहम फैसलों में उनका अहम किरदार होता है, पंजाब हुकूमत बनाने में उनका किरदार आपके सामने है, और ये जो चीज़ें हैं इससे हमें ये शायबा ज़ाहिर होता है, और तारीख़ भी इससे, आप पाकिस्तान की हिस्ट्री अगर पढ़ें तो ये चीज़ें तो वाज़ह हैं कि आप तारीख की वजह से समझ रहे हैं कि शायद इसमें भी कुछ सिलेक्टिव इंसाफ होने की बात हो रही है। जी, मतलब सिलेक्टिव इंसाफ हो रहा है। और अभी जो पहले कह रहे थे कि हमारे पास सबूत है, और सबूत किधर है? अगर सबूत नहीं थे तो फिर वह शोर व गुल क्यों था? अगर इतना सही आफ्ताब साहब शुक्रिया। ज़फ़र जलाल साहब, इस वक्त PTI के लिए बड़ा मुश्किल सा वक्त है, मुआशी तौर पर इंतहाई बुरे सूरत हाल है। 6 रुपये पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर इजाफा हो चुका है। मुआशी इतनी कसमपरसी की हालत में PTI वाकई वो अवामी जो उनका नारा था, जिस तरह की ट्वीट्स आया करते थे असद उमर साहब के 50 रुपये लीटर पेट्रोल वगैरह, इस तरह की चीज़ों पे वाकई PTI का बिलीव मौजूद है, या हुकूमत में आने के बाद थोड़ी सी तब्दीली उनको भी नज़र आनी शुरू हो गई कि हकीकत शायद डिफरेंट है थोड़ी सी? जबरान भाई, शुक्रिया आपका कि आपने सबसे पहले जो मैं कॉल किया यहाँ पे, तो इसका जो जवाब है वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि अरबों रुपए रोज़ाना जो कर्ज़ों की किस्त वापस करनी पड़ती है, वो जो खस्ता हाली ख़जाने की या पूरे मुल्क की और हमारी इकानमी की है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो इन हालात में अगर PTI ने ये दावा किया है जी कि हम डिलीवर करेंगे, फिर भी डिलीवर करेंगे, तो मुझे इस चीज़ से खुशी होती है कि आपको हम पे तवक्को ये थी कि हम चुटकी भर में इसको ठीक कर लेंगे, लेकिन हमने 8 महीने में अभी इसका स्ट्रक्चर जो है वो सीधा नहीं किया। तो पूरी कौम की शिकायत है हमारे ऊपर, सारे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, और मुझे इससे खुशी होती है क्रिटिसिज्म से। पीपल्स पार्टी वाले भी क्रिटिसिज्म करते हैं, मुस्लिम लीग भी क्रिटिसाइज़ करती है। 10-10, 20-20 साल नहीं, 35-35 साल हो गए इन्हें सिंध में पीपल्स पार्टी को हुकूमत करते हुए, कोई 50 साल हो गए। आपकी इस दौरे हुकूमत में 8 माह में डॉलर किस सतह पर चला गया, महंगाई किस सतह पर चली गई, जहाँ तक डॉलर की बात है, देखें एक चीज़ जो है वो तो सीधी सी आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड समझ लेनी चाहिए कि 35 साल जब इकानमी वो ज़हीरा अंदोज़ों, मगरमच्छों और मुल्क दुश्मनों के पास अगर हो, उनके कंट्रोल में हो एक एक चीज़, आप पंजाब से शुरू करें, मियाँ मंशा
उसका नाम आपने सुना होगा। पूरी शुगर मिलें जो हैं, जरदारी, मियां मंशा और गुलाम अहमद बलौर जो इसमें सुबह सरहद के थे, इन्होंने मिल के आपस में बेसिकली ये शहबाज शरीफ वगैरह ने। तो आपके ख्याल में ये पिछला 5 देखें, साल इस शुगर मिल हुकूमत की का- बात एक मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, शुगर की इंडस्ट्री, वो उनके कब्जे में है। चीनी उन्होंने महंगी करनी है, जिस दिन वो चाहे महंगी कर लें। एक होगी बात, आटे की मिलें, फ्लोर मिलें, सारी की सारी वो इनके पास हैं। चिकन का बिजनेस जो हम चिकन खाते हैं वो शहबाज शरीफ का बेटा चला रहा है सारे, ठीक है। इसी तरह आप किसी भी चीज़ को हाथ रखें, कोई चीज़ हाथ लगाएं, लोहे का कारोबार तो इनका है ही, इनका था, ठीक है। तो आपके ख्याल में इंडस्ट्री इनके कंट्रोल में होने की वजह से ऑयल भी आज इनके कंट्रोल में आज है, भी ऑयल की मिसाल डिस्ट्रीब्यूशन, मिसाल- पेट्रोल स्टेशन मैं से हर आपकी चीज़ तरफ इनके मैं कंट्रोल आपकी में तरफ है। वापस आता हूँ। मेरे साथ मौजूद है मेंबर मजलिस आमला मुस्लिम लीग नून के राजा इश्तियाक साहब। राजा इश्तियाक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जिब्रान साहब, कैसे हैं आप? ठीक सर हैं? बहुत शुक्रिया। राजा साहब, वाकई ये आर्जी हालात नहीं है, मुस्तकिल तौर पर मियाँ साहब को जमानत दे दी जाएगी? आर्जी जमानत तो हो गई है, इसके बाद आपके ख्याल में मुस्तकिल तौर पर जमानत देने के कुछ चांसेस नजर आ रहे हैं, या आपके ख्याल में कुछ हालात तब्दील हो रहे हैं वापसी पे? जिब्रान साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया, आपका शुक्रिया। जहाँ तक बात की आपने मियाँ साहब के हवाले से, तो देखें जो सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दिया है, ये बेसिकली मियाँ साहब को नहीं दिया, बल्कि रिलीफ सुप्रीम कोर्ट ने खुद को दिया है। जिस इसको अगर फैसले को इस तनाजर में देखें कि जो जज साहिबान थे वो तो मियाँ नवाज शरीफ के केस में फ्रीक बने हुए थे, और बार बार उन्होंने जो जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो किसी जज को जेब नहीं देते। उन्होंने सिजिलियन माफिया और पता नहीं गॉड फादर जैसे सिजिलियन माफिया का एज ए होल बात की गई थी, उनको स्पेसिफिक नहीं किया गया था। ये आर्गुमेंट दूसरी तरफ से जरूर आता है। लेकिन देखें अगर इस मियाँ साहब के और नियाजी साहब के केस का मुवाजना किया जाए, तो नियाजी साहब की वकील ने 15 बार अपना मौकफ चेंज किया है, और साकिब नसार साहब ने हर बार उनके मौकफ को एक्सेप्ट किया है। और एक जो थी ना वो जाली, जो लंदन से जमाइमा साहिबा ने भेजी थी, वो जाली मनी ट्रेल, उस दौर में ऑनलाइन बैंकिंग थी नहीं, वो सारी किसी पीटीए के बंदे ने बैठ के कंप्यूटर पे निकाली, उनकी सारी रसीदें, उसे एक्सेप्ट कर लिया गया है। वो लेकिन वो सारी चीजें तो आपकी हुकूमत के दौरे के दौरान हुई थी, आपकी हुकूमत के दौरान हुई थी। आपकी हुकूमत क्या इन चीजों पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकी, या जानबूझकर आपकी हुकूमत के कुछ लोग शायद शामिल थे इस चीज में? इन्वेस्टिगेशन देखें, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने पूरी दुनिया में, ये मुसलमान असूल है पूरी दुनिया में कहीं भी कोर्ट है, ठीक है, उसका काम कानून साजी नहीं है। जब हमने ट्राई की है तो हमें ये कहा जाता रहा कि साकिब नसार साहब के उनकी ये जजमेंट है कि कानून वो है जो हम कहेंगे, जो हम तय करेंगे। हालांकि पूरी दुनिया में ये है कि जो जज होते हैं, ये एक आईनी, सुप्रीम कोर्ट एक आईनी इदारा है, इनका कोई काम नहीं है कानून साजी का। इश्तियाक साहब, आपके ख्याल में जो मियाँ साहब की रिहाई हुई है, ये उसी कानून के तहत हुई है? क्योंकि ये भी तो नई उसमें प्रेसिडेंट सेट करने की कोशिश की गई है कि एक मुजरम को आप 6 हफ्तों की जमानत दे देते हैं, तो उसी सुप्रीम कोर्ट में जिस पे आप बात करते हैं, उसी के एक फैसले पे आप मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं, तो फिर इस मिठाइयाँ तकसीम करने वाली सुप्रीम कोर्ट ठीक हो जाती है, और जब इसका फैसला खिलाफ आता है वो गलत हो जाती है, तो लोगों का सवाल तो बनता है इस पर। नहीं, इस देखे ना, हम ये नहीं कह रहे कि सारे जज गलत हैं, अच्छे लोग भी हैं, वो जज्बे के मुताबिक फैसला करते हैं। लेकिन आप ये कह रहे हैं ना, कोई अचंभे की बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं जो आज से पहले नहीं हुई है कि मियाँ साहब को जमानत दी है, तो मियाँ साहब के ऊपर, मियाँ साहब के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने 4 मेडिकल बोर्ड बनाए हैं। उन्हें उनकी तस्दीक की जा रही थी, तो उन्होंने ये कहा कि मुझे आजाद शहरी के तौर पे इलाज करवाने दिया जाए, अपनी मर्जी से इलाज करवाने दिया जाए। तो इसलिए उन्होंने वो दरख्वास्त दी, जिस पे फैसला किया गया। उससे पहले ये जो आमर है जनरल मुशर्रफ, जिसने मुल्क को जो है ना तख्ता मश्क बनाए रखा है, पूरे मुल्क में दहशतगर्दी करवाई, पता नहीं लोगों के बच्चे मरवाए, क्या क्या नहीं किया, उससे सिर्फ कमर जो है ना, कमर दर्द के बहाना बनाकर उसने दरख्वास्त दी थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे बाहर भेज दिया। तो ये ऐसी बात नहीं है ऐसी कि ईसीएल तो आपके कंट्रोल में था, हुकूमत के कंट्रोल में था, और आपके वज़रा इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हमने खुद जानबूझकर उनको भेजा, और ये सारी वो उन पे आती है सुप्रीम कोर्ट का फैसले के मुताबिक। उसके पीछे बड़ा एक दबाव था, उसके पीछे जो है ना, उसकी पिछली जो पसे पर्दा कुव्वतें थी, उनका बड़ा दबाव था, सुप्रीम कोर्ट के वाजिया का माथे से जाने दिया जाए। तो अगर खुदा ना खास्ता के उस दौर में हम वो बात ना करते, हमारे वो जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो बात ना मानती, तो साकिब नसार साहब ने दनियाल को, तलाल चौधरी को, निहाल आशिफी को, पता नहीं किस को नायल कर दिया, ठीक है। तो वो तो उन्होंने तो अपने दबदबे से काम करवा रहे थे, तो हमने तो फंसना नहीं, तो हम नहीं चाहते थे कि हम फंस जाए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आगे। अगर हम खुदा ना खास्ता रोकते
जी जी। हैशटैग से इस वक्त पीपल्स पार्टी की जो सिचुएशन है, क्या पीपल्स पार्टी का और नून लीग का अंदरूनी तौर पर कोई इत्तेहाद हो चुका है? ये सिर्फ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए ये लोग इकट्ठे हैं, या वाकई ये डील और डील की वजह से सारा कुछ हो रहा है? नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। देखें जो है ना, आपस से मंजर देखें ना, तो डील और ना ही डील नियाजी साहब के बस में है, ना इनके वज़रा के बस में है, ठीक है। उसका जो इंकशाफ वो पाकिस्तान के मुमताज काफी नजम सेठी साहब अपने प्रोग्राम में 3-4 रोज पहले कर चुके हैं। जहाँ तक बात जो है ना, वो पाकिस्तान के अंदर दूसरी कुव्वतों ने तंग किया, तो हम उनके साथ भी खड़े होंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक करप्शन की बात है, करप्शन बिल्कुल सरदारी साहब को या बिलावल भुट्टो को, वो बिलावल भुट्टो की बेचारे की एज क्या है, वो 28 साल के हैं बिलावल भुट्टो साहब। उनका कोई तल्लुक ही नहीं किसी कारोबार से, किसी मसले से कोई तल्लुक ही नहीं है। उन्हें खाम खा बगैर किसी जो है ना वजह के, सिर्फ बेनजीर का बेटा आने की वजह से और और जरदारी साहब का बेटा आने की बना पर उसे अदालतों में घसीटा जा रहा है, और ये खौफजदा है। हैशटैग से मैं आपके पास वापस आता हूँ, इसी बात को लेके मैं चलता हूँ यहाँ पे आफ्ताब साहब की तरफ। आफ्ताब साहब कह रहे हैं कि बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से, बिलावल भुट्टो के हवाले से नून लीग की जितनी हमदर्दी नज़र आ रही है, वो आप 5 साल जिस वक्त आप लोग केस बना रहे थे नून लीग के खिलाफ, और नून लीग आपके खिलाफ केस बना रही थी, उस वक्त ये हमदर्दी नज़र नहीं आ रही थी। आज हमदर्दी नज़र आ रही है। आप उस वक्त सही थे, आज सही है? सर, कुछ मामलात हकीकत को अगर माना जाए तो जो लोग आज कंट्रोल कर रहे हैं जमहूरियत कोई जैसी ये सिलेक्टेड जमहूरियत है, तो वो भी मामलात थे जिसको एक फैक्ट है, हकीकत है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और पीपल्स पार्टी और नून लीग जिस स्टेज पर आज खड़े हैं, वो जो हुकूमतें आज भी कंट्रोल कर रही है सिलेक्टेड गवर्नमेंट, उनका नाम आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं वो कौन लोग हैं। और अगर आप मुल्क के साथ मुखलस हैं, उनको का नाम ले लें जो समझते हैं आप मुखलस नहीं है। कहीं मुल्क के मुफाद में चीज़ें होती हैं, उस चीज़ का आप सरेआम नाम नहीं ले सकते। उनमें भी मुल्क मैं ऐसे कर लेता हूँ कि अदारों में कुछ काली बेड़े, वो पॉलिटिशियन में भी हैं, जजेस भी हैं, और दूसरे अदारों में भी लोग मौजूद हैं जो लोगों को उनके गमले से उठते हैं, उनको सिलेक्ट करते हैं और अवाम पे मुसल्लत कर देते हैं। 5 साल के दौरे हुकूमत में आप भारत को मोस्ट फेवरेट नेशन करार देते हैं, उसके बाद कहते हैं कि इमरान खान इस वक्त दहशतगर्दों के साथ, उनके वजीर इस वक्त दहशतगर्दों के साथ बैठे हुए हैं। मौलाना फजल रहमान साहब की जो कश्मीर पे कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें जरदारी साहब मीर फजल रहमान खलील के साथ बिल्कुल उनके साथ बैठे हुए होते हैं। तो ये जिस वक्त बाकी हुकूमत से मुतालबा करते हैं वज़रात से इस्तीफ़ा लेने का, तो ये मशवरा पहले पीपल्स पार्टी अपने अंदर क्यों नहीं इस्तेमाल करती? नहीं, वो जो बिलावल भुट्टो साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है, उन्होंने जो किया था वो इस तरह था कि हम बिज़नेस के तौर पर एज अ तिजारत के हम हिंदुस्तान को देने लगे थे, उस पर वो हमारी बातचीत चल रही थी। लेकिन फिर बिलावल साहब ने जब देखा कि हम इनके साथ नहीं चल सकते, तो उन्होंने ये भी नारा लगाया था कि लवांगे सारा कश्मीर लवांगे। तो इसके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो खिते को तरक्की की तरफ डालने की कोशिश कर रही थी। तो हमारा तो आपकी तरक्की का मैं जफ़र जराद साहब से पूछ रहा हूँ। जफ़र जराद साहब 5 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, 5 साल नून लीग की हुकूमत रही, 15 दिन में आपका मुल्क करप्ट होने जा रहा था, बैंक करप्ट होने जा रहा था। इस सूरत हाल में आके वापसी पे वो जो बैरून मुल्क से थोड़ी सी इमदाद मिली, उससे करंट डेफिसिट कम हुआ, बाकी चीज़ें थोड़ी सी कंपैरेटिवली बेहतर हुई, इंक्लूडिंग महंगाई उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ी भी। 5 साल की जो पीपल्स पार्टी का नून लीग का दौरे हुकूमत रहा, उसमें एक दूसरे पे इल्ज़ामात भी लगे, एक दूसरे के खिलाफ केसेस भी बने। आपकी 8 माह की हुकूमत है, और 8 माह की हुकूमत में आपने सिंगल केस नहीं फाइल किया, ना नून लीग के खिलाफ ना पीपल्स पार्टी के खिलाफ। जो पुराने केसेस हैं वही चल रहे हैं, उन्हीं पे काम हो रहा है। तो आप अपनी जिम्मेदारी कब लेंगे अपने आप को चलाने की? जनाब, बात यह है कि इनके ऊपर जो केस हैं, ये अगर पीपल्स पार्टी पे केस हैं तो वो मुस्लिम लीग ने बनाए हुए हैं। अगर मुस्लिम लीग के बंदे पे केस हैं तो वो पीपल्स पार्टी के बंदों ने बनाए हुए हैं। तो ये इसमें हम तो फरीक ही नहीं हैं, हम सिर्फ विटनेस हैं कि दोनों जो एक दूसरे को चोर कहते थे वो दोनों चोर इकट्ठे हो गए। ये तो सिंपल सी बात है, केस जो हैं दोनों प्रूवन है। नहीं, दोनों इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन जो पीटीआई की जिम्मेदारी बनती थी उनके खिलाफ केसेस करने की, पीटीआई ने अभी तक कोई केस फाइल नहीं किया उनके खिलाफ। हमारे केसेस फाइल हो रहे हैं। हमारे जरदारी साहब के खिलाफ भी केस सिंध से फाइल हो चुका है। उसके अलावा भी केसेस फाइल होते रहते हैं। साथ साथ शेख रशीद साहब की तरफ से जो फाइल हुआ था वो उन्हीं की रिक्वेस्ट पे, कि वो कहते थे कि मुझे सिंगल हैंडली ये हैंडल करने दें, उनकी तरफ जो फाइल हुआ था वो भी पीटीआई का ही केस था। तो मेरा असल में कहने का ये मतलब है कि ये छोटी छोटी चीज़ें अगर किसी का एक डिक्लेयर करने में, देखें, चोरी करके लेके जाना और डिक्लेयर करने में गलती करना, ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। आपके पास अगर अरबों रुपए हैं तो आप 1 करोड़ उसमें से डिक्लेयर नहीं कर सके कहीं पे, तो वो एक मिस्टेक मानी जा सकती है।
लेकिन जिस तरह जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ फैसला आया, ये कहते हैं कि जहांगीर तरीन साहब बैठे होते हैं फैसलों में, उनके खिलाफ उनके बेटे का एक फ्लैट था लंदन में, सिर्फ 95 करोड़ साल का वो बंदा टैक्स देता है। इसी पाकिस्तान की कौमी असम्बली में खड़े होकर उसने चैलेंज किया था मियाँ नवाज शरीफ साहब को, और वो असम्बली से भाग गए थे। मैं आपको अभी वीडियो निकाल के यहीं से दे सकता हूँ कि असम्बली से वज़रा समेत मियाँ नवाज शरीफ साहब भाग गए थे चले कि मैं ये साफ सुथरा आदमी हूँ, कि मैंने कोई करप्शन नहीं की, मेरा हर चीज़ सामने है, मैं टैक्स पेयर हूँ, रेगुलर टैक्स दे रहा हूँ। ये तो नहीं है कि आप जाती उम्रा में रहें और 4000 साल का टैक्स दें। मैं आता हूँ वापस आपकी तरफ। जी इश्तियाक साहब लाइन पे मौजूद हैं सर? इश्तियाक साहब, 3000 से ज़्यादा मुलाजिम रखना, मोरू की के मर जाने पे या मोरू को कुछ हो जाने पे लोगों को सस्पेंड कर देना, और उसके बाद एक शाहाना ज़िंदगी रखना, 4-5 जगह पे वज़ीर आला हाउसेज और बाकी चीज़ें रखना, बिजनेस भी सारा अपने पास रखना, इसके बावजूद जो बड़ी इन्वेस्टमेंट निकलती हैं वो बैरून मुल्क में निकलती हैं। जिस वक्त आपका मुल्क स्ट्रगलिंग में है, उस वक्त भी अगर आपकी अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज बैरून मुल्क मौजूद हैं, तो नून लीग को क्या अख्तियार पहुंचता है कि वो वापस आए और पाकिस्तान में आके हुकूमत करे? जबरान साहब, दो बातें तो ये ना, देखें जी कि अगर खानदान की बात करें तो जो जितने भी बड़े खानदान हैं उन्होंने अपनी मेहनत से, जैसे ये मोहतरम नियाजी साहब की सिस्टर है, उनके 66 अरब रुपीस के जो है ना वो एहसास जाहिर हुए हैं, या बाकी बेशुमार लोगों के हैं। तो जहाँ तक बात रही मियाँ नवाज शरीफ साहब की, मियाँ साहब के खिलाफ जब इमरान खान साहब, नियाजी साहब सिलेक्ट होके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर उसमें गए, तो उन्होंने तीसरे चौथे या 5वें रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो है ना उसका अरेंज किया और मुलाजमीन से कहा कि जो मियाँ साहब के खर्चे हैं उनकी लिस्ट लेके आ जाओ। तो हम जो है ना वो बताना चाह रहे थे अवाम को ये खर्चे कितना करते हैं। तो उन्हें उस वक्त ये नदामत उठानी पड़ी कि जब देखा कि मियाँ साहब अपने तमाम खर्चे अपनी जेब से पे करते थे। इश्तियाक साहब, 3000 मुलाजमीन की 3000 मुलाजमीन की बात करो, अगर 3000 मुलाजमीन वहाँ मौजूद है, उनकी तनख्वाहें सरकारी तो नहीं जा रही ना, सरकारी जा रही है ना, जाती तो नहीं जा रही। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। 88 करोड़ की दीवार जी बनी है बाहर, जो कटो जी गल और सुने देखे ना, वो उसका वो नैब में केस है, उसका मामला हल हो जाएगा। जो 3000 मुलाजिम की बात कर रहे हैं ना, जो बंदा अपनी तनख्वाह नहीं लेता, ठीक है, जो बंदा बैरून मुल्क ट्रैवल करता है, अपने खर्चों पे ट्रैवल करता है, जो इलाज करवाता है, अपने जाती पैसे से इलाज करवाता है, ये जो है ना ये अफवाह फैक्ट्रियां होती हैं जो अफवाहें फैलाती हैं। 15 दिन का रिजर्व छोड़ के जाना, करंट डेफिसिट इस हालत में छोड़ के जाना कि 15 दिन में मुल्क करप्ट हो जाए, करप्ट की तरफ निकल जाए। बताता हूँ पता है क्या है? ये मोहतरम ये दवाएं थे अपनी सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। ये जिम्मेदार वो है, ये जिम्मेदार एस्टेब्लिशमेंट है जिन्होंने ये हालात पैदा किए हैं, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर बड़ी स्मूथ तरीके से तरक्की हो रही थी, ठीक है। पाकिस्तान का जितना देखें, पाकिस्तान के जिस मेगा प्रोजेक्ट को, ठीक है, आप देखें मौजूदा दौर में, यानी कि ये 15, 20 या 25 साल के दौरान, ठीक है, उसके ऊपर मियां नवाज शरीफ का उसकी तख्ती लगी होगी, ठीक है। अब जब हालात चल रहे थे बड़े जबरदस्त तरीके से, बिल्कुल अभी दुनिया में ये देख रही थी, हमें ये समझ रही थी कि ये एशियन टाइगर बनने की तरफ जा रहा है पाकिस्तान, ठीक है। अब तरक्की की शरह देख लें इस वक्त क्या थी। अचानक, ठीक है, ये एक शोशा छोड़ा, मतलब नवाज शरीफ साहब के खिलाफ आने वाला फैसला पूरी की पूरी नून लीग को खत्म कर गया, ये कहना चाहते हैं? नहीं, ये खत्म नहीं, देखे ना, खत्म नहीं हुआ। क्या है, हमने तो सब भी सर्वाइव किया, माशाल्लाह में भी सर्वाइव किया है, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ कि सिर्फ सिंपल सी बात यह, जबरान साहब देख लें कि मियाँ साहब एक झूठा आदमी कभी अपने आप को ले जाकर कहीं पेश नहीं करता किसी साफ के फोरम पे। मियाँ साहब ने खुद दरख्वास्त दी सुप्रीम कोर्ट में कि आप जो है ना हमारा इख्तिसाब करें, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा जी कि ये हमारे दायरा इख्तियार में नहीं आता, ठीक है। और हकीकत बात है, अगर कोई कानून का आदमी हो आप उसे ले लें, ठीक है। मैं तो सियासत का स्टूडेंट हूँ छोटा सा। सुप्रीम कोर्ट जो है ये ट्रायल कोर्ट है, ठीक है। जी जी, ये ट्रायल कोर्ट नहीं है, ये फैसला करने का मजाज होते हैं जो इनके पास सबूत हैं या जो इनके पास मवाद है, ठीक है। पहले तो ये कहा गया है जी मियाँ साहब को कि ये जो है ना ये नाकाबिले इस्तेमाल दरख्वास्त है, ठीक है। फिर उसे काबिल इस्तेमाल बनाया गया और बनाने के जो अमल थे वो भी आपको पता है। ये जो आपकी पाकिस्तान सर JIT आई है, पैसों की मनी ट्रेल नहीं दे सके, आप इस बनाने के मामला और बाकी चीजें कहाँ हैं? उस तरफ जाता हूँ, ठीक है। देखिए पता क्या हुआ सर, लास्ट मिनट में प्लीज फाइनल कीजिएगा इसको। जी, वो नाकाबिले इस्तेमाल थी, फिर काबिल इस्तेमाल होगी, ठीक है। जो आपने सवाल पूछा उसी की तरफ में आता हूँ, ठीक है। ये जो ड्रामा क्रिएट किया गया पाकिस्तान के अंदर, जो हालात क्रिएट किए गए, लोगों को डराया गया, धमकाया गया, इन्वेस्टमेंट जो करने वाले लोग थे वो भाग गए, पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी फैली, ठीक है।
इसकी सब जिम्मेदार पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद ये बहुत पाकिस्तान शुक्रिया के सर। हालात हुए, वरना सर, पाकिस्तान सुना तरक्की में दीजिए। जा रहा था। बहुत शुक्रिया इश्तियाक होल्ड सर, कराओ बहुत जी। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, इन्होंने कहा कि जो कुछ भी हुआ इसकी जिम्मेदार पाकिस्तान की हुकूमत है, पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट रही है कि जिसने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ केसेस शुरू किए और केसेस शुरू करने के बाद GIT बनी। तमाम जो बरतानिया में प्रॉपर्टीज़ मौजूद थी, बरतानिया के अखबारात में लिखा गया डॉन ऑफ द पेंट हाउस, पायरेट्स ऑफ द पेंट हाउस, तो वो भी बरतानिया के अखबारात में लिखा गया। तो ये सारा कह रहे हैं कि सारे की वजह पानामा का हुआ, ये सारे की वजह पाकिस्तान की सियासी जमातें और पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट थी, ये उनका मौक़िफ़ था। अब मेरे साथ मौजूद है लाइन पर असलम भुट्टा साहब, PTI के योर्कशायर से साबिक सदर हैं। अस्सलाम वालेकुम असलम साहब। जी सर। असलम साहब, आवाज़ आ रही है सर आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है। सर, हुकूमत इस वक्त किस नहज पे जा रही है? इस वक्त आपके दो सीनियर आदमी साहब, वज़ीर ख़ारजा साहब भी और आपके साबिक सेक्रेटरी जनरल शाह महमूद कुरैशी साहब और जहांगीर तरीन साहब, जिस तरह के इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, हुकूमत ने तरक्याती कामों की तरफ तो कोई तवज्जो दी नहीं, लेकिन ये सियासी शख्सियात इख्तलाफात की तरफ ज़्यादा आ गई हैं। आपके ख्याल में ये फ़ायदा देगा मुल्क को या नुकसान देगा? ये सबसे पहले जुटान साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे लाइन पे लिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ पेश करने के लिए अवाम के सामने, आपके नाज़रीन के सामने मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो बात अभी आपने कही, दो चीज़ें आपने कही कि तरक्याती कामों के अलावा इस चीज़ की तरफ दौड़ पड़े कि इख्तलाफात जो अंदरूनी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बावर करा देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल अपना जो तरक्याती काम है उसकी तरफ मुकम्मल तौर पर तवज्जो किए हुए है। और डेली बेसिस पे आप देख रहे हैं, ये पिछले हफ्ते ही आप देख रहे हैं कि खान साहब ग्वादर गए और क्वेटा और बलूचिस्तान के दौरे पर थे और फिर कराची और उसके बाद लाहौर। तो तरक्याती कामों की एक जो लाइन ड्रॉ की जा रही है वो तो बिल्कुल हो रही है। उस पे तो इंशाल्लाह आपको आने वाले दिनों में चीजें सामने आती जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। सर, आपके पास तरक्याती बजट में से या दिफाई बजट में से चूज करने के लिए ऑप्शन होगा कि आप दिफाई बजट चूज करेंगे या तरक्याती बजट चूज करेंगे? ये इस तरह के हालात हैं इस वक्त इकानमी की सूरत हाल में। आप तरक्याती बजट में अगर इजाफा कर, आप सब्सिडी में भी माइनस किया जा रहा है उसको, डायरेक्ट सब्सिडी को थोड़ा सा काउंटर किया जा रहा है, लेकिन दूसरी सब्सिडी माइनस की जा रही है। अब इस सूरत हाल में PTI क्या वो डिलीवर करने के काबिल होगी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं? क्योंकि पिछले 8 माह में एक सिंगल इजलास नहीं हो सका, कौमी असम्बली में डिबेट नहीं हो सकी जिस डिबेट में कौमी मसाइल पे बात की हो। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपको जो आपने दोनों बातें की, तरक्याती कामों के लिए बजट ज्यादा होगा या आप उस पर तवज्जो देंगे या अस्करी फौजी जो है उस पर तवज्जो देंगे। देखिए, हम जहाँ पर लोकेटेड हैं वो एरिया जो है वो उसके ऊपर हमेशा से रही है जो प्रॉब्लम्स है हमारे बॉर्डर्स पे, तो वो तो अवॉइड नहीं किया जा सकता। ये तो बिल्कुल अंडरस्टूड सी बात है। और उसको तो मेरी सोच है कि उसको कम कई जगहों पर किया जा सकता है और उस पर जरूर तवज्जो दी जाएगी। तरक्याती कामों पर उसी तरह जिस तरह आप कह रहे हैं कि जो सब्सिडी जो है उसको डाउन किया जा रहा है और इतनी तवज्जो नहीं दी जा रही, ये आप सोच रहे हैं। ये लोग अवाम जो वहां पर पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं उनसे आप जाके पूछें कि तरक्याती काम ये वो जो नवाज शरीफ और जरदारी वाले काम थे वो हम नहीं कर रहे ना। हम ये कर रहे हैं कि जी इनको दें, आप फंड दें और ये गलियां जाके बनाएं, नालियां बनाएं, इनका काम ये नहीं है। आपने यही कहा था, लेकिन इसके बावजूद 15-15 करोड़ दिए गए मेंबरान असेंबली को। आपने ये ऐलान किया था, उसके बाद यू टर्न लिया गया और यू टर्न लेने के बाद कहा गया कि 15-15 करोड़ दिए जाएंगे मेंबरान असेंबली को ताकि हल्कों में काम करा इस तरह नहीं दिए जाएंगे, किसी को भी नहीं दिए जाएंगे। और मैं ये आपको बताऊं कि खान साहब की पहली दफा ये इंस्ट्रक्शन हुई है सिंध में और वहाँ पर जो MPs और MNAs जो है वहाँ पर उनका इजलास हुआ, वहाँ पर ये बात हुई। ये ऑन द रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूँ और बड़े वसूख से मैं आपको ये बात बता रहा हूँ जो शायद मीडिया के अंदर नहीं आई। तो वहाँ पर लोगों ने ये बात की कि हमें आप फंड दें जिसकी वजह से हम लोगों को जाके लोगों को मुंह दिखाएं और उनसे कहें जी कि आपके काम होंगे। खान साहब ने उन सबको डिक्लाइन किया और उनको कहा कि आप जाएं अवाम के अंदर जाके बैठ के उनसे उनके मसाइल डिस्कस करें और उनका हल जो है वो आप पार्लियामेंट में आके डिबेट करें, चाहे वो सिंध की है
बलोचिस्तान Thank you, किया, sir. पंजाब किया या KP की किया। बहुत शुक्रिया तो असलम भुट्टो साहब, मैं- बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, मैं- थैंक यू, थैंक यू सर। जफर जरा साहब आपकी तरफ मैं आता हूँ, थोड़ा सा प्ली बार्गिन का जो जिक्र किया जा रहा है, ये प्ली बार्गिन के ऑफर करने से क्या हुकूमत क्या करना चाहती है? एक एक पाई वापस लूंगा, इसका मतलब है कि अगर आपने 100 की करप्शन की है आप 25 रुपए वापस करें, न आपका कानून मौजूद है, उसकी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं आपके वफाकी वज़रा। तो क्या यही इंसाफ का, वो तहरीक इंसाफ का पाकिस्तान था जिसको नया जी, पाकिस्तान कहते सबसे पहले तो मैं इश्तियाक राजा साहब का एक जो उन्होंने बात की थी उसका जवाब दे दूं। अगर वो सुन रहे हैं तो उनकी इतला के लिए अर्ज़ है, मैं भी उनके लिए नया होगा कि उनके ज़्यादातर लीडरान जो हैं वो 98 के बाद उनके पास कुछ पैसे ज़्यादा चढ़ आए। तो जब मैं 97 में पाकिस्तान में था तो 97 में हमारे शहर मीरपुर जैसे शहर में भी मनी ट्रेल जो थी वो डिजिटल हुआ करती थी, कंप्यूटराइज्ड। हैं? चलिए ये आपका पॉइंट आ गया। जी मैं बताता हूँ, और 98 में मैंने जब लाहौर में जाके गाड़ी खरीदी तो मैं अपने जेब में ना तो कोई पैसे लेके गया था, ना बैंक का कार्ड लेके गया था, मैं चेक बुक लेके गया था। वहाँ पे मैंने चेक लिखा तो उन्होंने वहाँ मीपर से टेलीफोन पे कंफर्म करवाया और डिजिटल पैसे ट्रांसफ़र हुए वहाँ पे। तो ये कोई अजीब सी दुनिया की बातें कर रहे हैं। 98 की मैं बात कर रहा हूँ तो ये 15 साल पुरानी बात है। मनी ट्रेल जो जमाइमा की जो कह रहे हैं वो, तो वो बेसिकली 15 साल पुरानी बात है और इसमें इन्हें पता नहीं है कि दुनिया जो है वो 90s से कंप्यूटराइज्ड है। चलें आप प्ली बार्गेन की बात पे आ जाते हैं कि प्ली बार्गेन पे आप ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि ठीक है अगर आपने 100 चोरी की है 25 दो, उसके बाद 75 पास रखो, आप भी खुश हम भी खुश। जी बात यह है कि अगर मियाँ साहब को जेल में रखने से या आसफ अली जरदारी साहब को जेल में रखने से अगर उनसे पैसे निकलते हैं तो उन्हें सारी ज़िंदगी जेल में रखा जाए, लेकिन अगर कौम का पैसा उनसे बरामद नहीं होता, एक बंदा जो है ना वो उस पैसे के लिए, मियाँ साहब पैसे के लिए जान दे देंगे। मैं एक बात बता दूं आपको, इतनी जलालत और किसी की भी हो, इतना अरसा जेल, 10 दिन के लिए मुझे पुलिस वाले पकड़ के ले जाएं, मैं खुदकशी कर लूँ यार। लेकिन ये किस तरह की आप साबित नहीं कर सके अभी तक कोई भी किसी क्या चीज़ नहीं साबित, उन्हें सजा हो चुकी है कोर्ट से, वो सजा हो चुकी है, लेकिन कह रहे हैं कि वो पैसों की मनी ट्रेल एसेट्स बियॉन्ड द मीन पे, तो वो ठीक है, वो उस पे उसको नैब ने करप्शन कहा मनी ट्रेल उन्होंने प्रोवाइड करनी है, हमने नहीं प्रोवाइड करनी ना। एसेट्स बियॉन्ड द मीन पे तो आ गया, लेकिन कोई स्पेसिफिक करप्शन जो आप कह सकें इन्होंने इस चीज में, इस ठेके में इतने पैसे लिए, इतना किकबैक लिया, कुछ इस तरह से करप्शन की, जी करप्शन वो नजर आती है ना, वो इस तरह नजर आती है कि ये पाकिस्तान में टैक्स दे रहे हैं 4000, लंदन में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं ये बिलियंस में, बिलियंस पाकिस्तान के बिलियंस जो ना उसमें है ना, मिलियंस यहाँ के मिलियंस होंगे लेकिन वहाँ के बिलियंस हैं, तो वो वहाँ पे 4000 साल का टैक्स दे रहे हैं। तो ये इनकम कहाँ से आ रही है? वो पाकिस्तान में क्या काम कर रहे हैं? वजीर आज़म है, ठीक है, उनकी कंपनी साइड पे 4000 टैक्स दे रही है, इधर उनका कारोबार चल रहा है। यही सबसे बड़ी करप्शन है, ये इलीगल है। आप वज़ारत उज़्मा में बैठ के कारोबार नहीं कर सकते, अब किसी किस्म का, क्योंकि आप तनख्वाह किस चीज़ की ले रहे हैं? देखें आपके, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मुझे सुबह 9 से 9 till 5 मुझे जॉब करनी है, तो मेरे 8 घंटे तो अपने दफ्तर में लग गए। तो इसको यहाँ से जो कारोबार कर रहा हूँ वे किस टाइम पे कर रहा हूँ? अगर आप फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, आप नॉर्मल कोई भी किसी कंपनी में डायरेक्टर हूँ तो डायरेक्टर की तनख्वाह नहीं ले सकते आप कि आप किसी और जगह मुलाजिम हूँ या कुछ। ये नॉर्मल बात कर रहा हूँ। ये मुल्क का वज़ीर आज़म है, इसकी बेटी जो है वो खाकरोब है, नौकरानी है अरबियों के घर में, उधर वो नहीं देखे ना, ये मुनासिब बात, ये गैर मुनासिब नहीं, मुनासिब बात है। उनके पास है, उनके देखे मैं अच्छा अकामा क्या चीज़ है? ये अकामे का ये मतलब नहीं होता घर की नौकरानी है, हाकरूब की बात, घर की नौकरानी है, उसमें नौकरानी डिक्लेयर किया हुआ है। मेरे पास तो कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं, और मेरे ये डिक्लेयर किया हुआ है, खुद वो नौकर है किधर, वो देखें मुलाजिम होना इसको एक अलग बात है, किस चीज का मुलाजिम? आप वज़ीर आज़म है पाकिस्तान में और किसी अरबी के किस तरह नौकर हैं आप? वो मुनासिब नहीं है, सारे लोग ये आपका वो पॉइंट मौजूद है, लेकिन ये जो अल्फाज है मेरे ख्याल में वो अल्फाज मुनासिब नहीं थे, एक खास तौर पर खातून के लिए। मैं आफ्ताब साहब आपकी तरफ आता हूँ। पीपल्स पार्टी के जो 5 साल गुजरे उसमें जो कुछ हुआ सब ने देखा, उसके बाद जो 5 साल मियां नवाज शरीफ साहब के गुजरे वो भी सबके सामने। 5 साल में आपने नवाज शरीफ साहब पर केसेस बनाए, करप्शन के केसेस बनाए, नवाज शरीफ साहब ने आप पे करप्शन के केसेस बनाए, और अब दोनों एक दूसरे के हक में जब फैसला आ जाता है कोर्ट की तरफ से उसकी तारीफ करते हैं। आपकी जो मिसाक जमहूरियत है उसका कौन सा पॉइंट है जिसमें लिखा है कि करप्शन के केसेस एक दूसरे पर बनाएं और उसके बाद जब दोनों इकट्ठे पोजीशन में आ जाए तो उसके बाद एक दूसरे की हमायत करें? पीपल्स पार्टी के दौर में नवाज शरीफ पे मेरे ख्याल में तो कोई केस नहीं बनाया गया पिछले जो इसका मतलब नवाज शरीफ साहब करप्ट नहीं? जो करप्ट होने का जो आप देखें कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जो पनामा का केस था उसमें कितने लोग थे? टोटल 400 के करीब थे ना, 49 या उनमें से
एक दूसरे शख्स का मुझे नाम बताएं कि जिसका डिक्लेयर हुआ है कि ये भी शामिल था, उसको सजा हुई है। पिछले 5 साल में हुकूमत रही है मियां नवाज शरीफ साहब की। नहीं, तो मैं ये मेरे पनामा ख्याल के में बाद की बात कर रहा हूँ ना। पनामा के बाद की आपके बात दौर कर में रहा गया है हूँ। पनामा नून लीग के दौर में आया, और उसके दौर के दौरान अगर केस नहीं हुआ तो फिर मेरे ख्याल में आपको ये सवाल नून लीग को जवाब देना चाहिए बजाय किसी और नहीं, के। उसके बाद जो है पनामे में तो खुद कन्विक्टेड थे ना प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ। वो जो दूसरे केस फाइल हुए थे ना, 400 लोग थे, ये वो जितने भी थे, किसी दूसरे शख्स का नाम आपके सामने आया? इसका मतलब ये है जो हम लोग कहते हैं ना कि सिलेक्टिव इंसाफ, जो तो ये सिलेक्टिव सिलेक्टिव चीज़ें। इंसाफ करने वाली नून लीग की हुकूमत थी आपके ख्याल में? उन्होंने जानबूझकर नवाज शरीफ साहब उनके दौर को में आया ना इस हद तक लेके गए। भूल रहे हैं। नहीं, नून लीग ने तो नहीं शुरू किया था ना, नून लीग ने तो आपके आने ऑफर से की एक थी बड़ा ना। फायदा हो गया मुझे कि मुझे नून लीग की और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका तर्जुमानी मिल गई है जी। नहीं, जो हमारा जो इशू है, हम जो बात करना चाहते हैं कि आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जो पनामा था उसमें 400 लोगों के नाम आए थे। चले पीपल्स पार्टी की उस- तरफ आ कब जाते आए हैं। आप जी? पीपल्स पार्टी आप के इनसे काम डेट उनमें से पूछे किसी कब एक का नाम पीटीआई अभी लेके बताया ना कि किसी एक का अभी इन्होंने नाम डाला है। मैं महफूज ये मुगल कहा साहब, कि वो भी महफूज इंसाफ मुगल किया साहब जाए। हमारे साथ काम था नून ना। लीग से मौजूद हैं। आप नहीं, अपोजिशन में आपका थे, हुकूमत में ना। मिसाक के जमहूरियत आपने किया था, मुस्लिम लीग नून के गवर्नमेंट में ये केस आए हैं पानामा के। मैं आता हूं। हमने तो नहीं किया, हमारे दिमाग में लगाए ना। मैं वापस आता हूँ आपकी ये तरफ कि दुनिया ने किए हुए हैं। 2-2.5 साल अगर पीपल्स पार्टी की बाकी हुकूमत, दुनिया को नून लीग की डिक्लेयर हुकूमत करें, रहती है हमारे और दिमाग की 450 में से 449 लोग पनामा से बाहर रहते हैं और उन पे के खिलाफ केसेस नहीं होता, तो जी, यकीन वो वहाँ पे मुस्लिम सवाल लीग तो पे जरूर केस बनते बनता है ना वो हैं। भी। मैं मेरे से इस वक्त मोहम्मद महफूज मुगल साहब मौजूद हैं, सदर है मुस्लिम लीग नून यूथ विंग मिडलैंड के। अस्सलाम वालेकुम महफूज साहब। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। महफूज साहब, नून लीग की जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान की, और जो पीटीआई की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम किसी किस्म की डील नहीं देंगे, नहीं छोड़ेंगे, एहतसाब करेंगे, कड़ा एहतसाब करेंगे, एक एक पाई वापस लेके आएंगे, उसके बाद प्ली बार्गेन की ऑफर की जा रही है। इस सूरत हाल में नवाज शरीफ साहब की जो पार्टी है वो प्ली बार्गेन की ऑफर कबूल करेगी या वो अपने आप को मुसलसल डिफेंड करेगी? और अदलिया के हवाले से जो उनका स्टांस रहा है इंक्लूडिंग इन चीफ जस्टिस के, वो स्टांस भी तब्दील होना शुरू हो गया। तो क्या जब फ़ायदा फेवर में हो तब अदलिया अच्छी है, जब फेवर में ना हो तब अदलिया गलत है? क्या यही स्टांस है नून लीग का? जी जिब्रान, मेरे ख्याल में माजरत के साथ काल शायद जी 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 आवाज़ आ रही है सर। जिब्रान भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और मेरे मोहतरम भाई आफ्ताब साहब इधर बैठे हैं, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे भाई जफर साहब हैं, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। तो जो बात आपने जिब्रान भाई की है, मेरे ख्याल में यही, अगर जो पीटीआई का जो मौक़िफ़ है या हमारे वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ है ना, अगर इसी को बागौर देख लें तो मियाँ साहब की सदाकत और बेगुनाही इसी में मुज़मर है, क्योंकि ये अदालती फैसले हैं, ये अदालतों में केस चल रहे हैं। तो इसमें मेरे ख्याल में किसी वज़ीर आज़म या किसी जमात के सरबराह को एक कोई इख्तियार नहीं है कि वो उसमें रदीफ दे। यही हमारी सदाकत है, इन्हीं के जो मौक़िफ़ है इसी में हमारी सदाकत छुपी है। सिर्फ बात को हकीकत की जो है ना ऐनक से देखना पड़ता है। सही, आप कह रहे हैं कि इसमें आपकी हकीकत छुपी है कि आपको प्ली बार्गेन की ऑफर की जा रही है लेकिन अदलिया का इंसाफ कुछ और होते हुए नजर आ रहा है। मैं आपसे दूसरे सवाल की तरफ आता हूँ कि नून लीग की जो इस वक्त मरकजी क़यादत है, मरकजी क़यादत में आपके ख्याल में जो मियाँ नवाज शरीफ साहब का बयानिया था वो बयानिया जीता या मियाँ शहबाज शरीफ साहब का बयानिया था कि वो बयानिया जीता है? इस वक्त तो इस तरह लग रहा है कि शायद मियाँ शहबाज शरीफ साहब का बयानिया जीत चुका है। सर आपकी आवाज़ थोड़ी सी जी आप आधा सवाल आपका मैंने सुना है, पूरा नहीं सुन सका। आप सर टीवी अगर बंद कर दें तो प्लीज, अगर आपको आवाज़ ठीक आ जाएगी, टीवी की आवाज़ बंद कर दें। नहीं, टीवी बंद है हमारा। अच्छा, मैंने कहा मियाँ नवाज शरीफ साहब का बयानिया आपके ख्याल में जीत गया है या शहबाज शरीफ साहब का बयानिया जीत गया? क्योंकि ये तो वो बयानिया था जिसको शहबाज शरीफ साहब लेके चल रहे थे कि इदारों से टकराव ना करने की पॉलिसी, क्योंकि सैम उसी टाइम पे शहबाज शरीफ साहब का नाम भी ECL से निकाल दिया गया, मियाँ नवाज शरीफ साहब को जमानत भी दे दी गई, मरियम नवाज साहिबा किसी जगह पे नजर नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही उनकी, नवाज शरीफ साहब किसी किस्म की स्टेटमेंट नहीं दे रहे। तो आपके ख्याल में शहबाज शरीफ के बयानिए पे आप सबने लब्बैक कह दिए? मैं माजरत के साथ महफूज मुगल साहब से हमारा रब्ता नहीं हो सकता। जी शर्जील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शर्जील साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। शर्जील मलिक साहब हैं जी, PTI से योगशे के साबिक सदर भी रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप?
जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। सर जी, आपका यकीनन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में किरदार रहा। आप इलेक्शन के दिनों में भी पाकिस्तान में गए, पीटीआई को जितवाने के लिए भी बड़ा काम किया आपने। आपके ख्याल में, आप जैसे कारकुन के ख्याल में, आप जैसे वर्कर के ख्याल में, जो 5 साल की जो आपकी एफर्ट रही पिछले 5 सालों में नून लीग के खिलाफ, पीटीआई पीपल्स पार्टी के खिलाफ, उसके बाद 8 माह के अंदर अंदर कोई किसी किस्म का कोई डिबेट ना होना, कौमी असम्बली में मसाइल के हवाले से, नून लीग के खिलाफ कोई किसी किस्म का केस फाइल ना किया जाना, पीपल्स पार्टी के खिलाफ कुछ उस तरह का कोई जो पुराने केसेस हैं उन्हीं पे काम होना और नए केसेस फाइल ना करना, क्या यही इंसाफ का मेयार था? इसी चीज पे आपने वोट लिए थे? जी, सबसे पहले तो आपको और नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दरअसल बात यह है कि मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि आप उनको कुछ हफ्तों में तो हल कर नहीं सकते। और जो खान साहब ने वादा किया था कौम के साथ कि मैं मेक श्योर करूंगा कि कम से कम करप्शन को जो है वो रोकूंगा, मेरे ख्याल से उसमें तो काफ़ी हद तक वो कामयाब हुए हैं। अगर आप वहाँ जाकर देखेंगे जो परफॉर्मेंस है पीटीआई की और हुकूमत की, इस वक्त अभी तक तो अच्छी जा रही है। अब लोग ये एक्सपेक्ट करें कि 2-4 महीने में ही जो है वो हालत जो है एकदम बदलना शुरू हो जाए, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। इस चीज पर वक्त लगेगा। और मेरे ख्याल सर से 8 माह में शजील साहब इजलास नहीं हो सका, डिबेट नहीं हो सकी। आपके ख्याल में ये हुकूमत की कमजोरी है या अपोजिशन की कुछ ताकत है कि आपको 8 माह तक डिबेट नहीं करने दी गई कौमी मसाइल पर? और जिस वज़ीर आज़म ने ऐलान किया था कि मैं शायद हफ्ते 2 हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर कौमी असम्बली में आके सवाल जवाब का सेशन रखूंगा, वो बंदा अभी तक असम्बली में आने के लिए शायद उस तरह से तैयार नहीं है। तो क्या ये सारे दावे, सारे ऐलानात हवाई ऐलानात थे जो इलेक्शन से पहले के लिए ज़रूरी थे? नहीं, खान साहब वक्तन कौम से खिताब तो कर रहे हैं, वो आते साथ ही अनफॉर्चुनेटली और भी बहुत सारे मसाइल सामने आ गए जिसकी वजह से शायद वो उस तरह से जिस तरह से चाहते थे नहीं कर सके। और उसके अलावा अपोजिशन की तरफ से अब हमारी पीटीआई की हुकूमत क्या नहीं चाहती है कि नून लीग के खिलाफ या जो जिन लोगों ने इतनी करप्शन की है पिछले बहुत कई दहाइयों में, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए चाहती है। लेकिन अब मसला ये है कि जब आप कोर्ट में जाते हैं, लीगल मैटर्स जो हैं वो थोड़ी डिफरेंट तरीके से डील करने पड़ते हैं, इतना आसान नहीं है। मेरे ख्याल से जो कोशिश की जा रही है, आई थिंक ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट। शजीब मलिक साहब, आपका कहना है कि वो अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। मेरे साथ इस वक्त नासिर साहब मौजूद हैं वापस नून लीग से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हजरत, क्या महफूज मुगल साहब, क्या ख्याल है आपका? ये जो पहले भी आपसे सवाल किया लेकिन हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया था कि ये नवाज शरीफ का बयानिया हार नहीं गया क्या? शहबाज शरीफ का बयानिया जीत नहीं गया और डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्ती लड़की से? बिल्कुल मुसलसल खामोशी नज़र आ रही है मरीम नवाज साहिबा की तरफ से भी। तो क्या अब डील करने का इंतज़ार किया जा रहा है, डील का इंतज़ार किया जा रहा है, ये सिर्फ अफवाही बातें? जबरान भाई, मैं सबसे पहले तो एक चीज़ आप करना चाहता हूँ। मेरे मोहतरम भाई जफर साहब ने कुछ अल्फाज का जो इंतखाब किया है इधर में, ये तो काबिल मज़म्मत है। जी जी, वो बात ही इस तरह के अल्फाज का इजहार नहीं करना चाहिए। हम जिस मुल्क में बैठे हैं हमें बड़ी शाइस्तगी की बात करनी चाहिए। तो दूसरा जो सवाल आपने किया है, बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि जो वोट की इज्जत और हुर्मत की जो जंग है, इसमें इतनी जो जिस तरह की तफरीक मीडिया या सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे दिखाई जा रही है, हमारी लीडरशिप के अंदर इस तरह की कोई चीज नहीं है। हम सब, हमारी सारी लीडरशिप एक पेज पे है और ये जो फैसले आ रहे हैं ये अभी मेरिट पे फैसले आ रहे हैं, इंसाफ पे फैसले हो रहे हैं। पहले भी मेरिट पे थे सर। देखिए, जो मौजूदा अदलिया है इनको इस बात का एहसास हो गया है। मौजूदा चीफ जस्टिस उन फैसलों में शामिल थे जो मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ हुए, तो वो फैसले गलत थे, ये सही है आपके ख्याल में? नहीं, एहसास स्कीम ही तो नहीं मिसाल दे दूं आपको। जी जी, जो रात के 12 बजे अदालतें लगा के अगर फैसले होंगे तो सवालात तो उठेंगे ना जबरान भाई। जी, आपको टाइम पे एतराज है, फैसलों पे एतराज नहीं है, आपको टाइमिंग पे एतराज है। फैसले तो अगर रात के 12 बजे अगर आप फैसले करवा रहे हैं तो फिर इसका मतलब तो यही है ना कि आप अपनी मर्जी और मंशा से करवा रहे हैं। और दूसरा, मेरे मोहतरम जफर भाई ने अभी जो उनकी आज की जो अभी मैं सुन रहा था ना पहले आपके प्रोग्राम में, उनके अपने अल्फाज हैं कि इंडस्ट्री जितनी है वो सारी मियां साहब की है या पीपल्स पार्टी के कुछ लोग हैं उनकी है।
तो यार ये खुद भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि करप्शन का एक पैसा भी ये साबित नहीं हो सका हमारी लीडरशिप पे। सब है जरूर सर ये जो साबित नहीं केसेस हुआ, हुए वो सही हैं बात बियॉन्ड द एसेट्स बियॉन्ड द मीन पे जो फैसला हुआ है, तो आपके ख्याल में एक वजीर आजम को एहसास नहीं होना चाहिए कि उसकी जिम्मेदारी बनती है कि कौम का पैसा कहाँ लग रहा है, और जिस वक्त आपका कौम आपकी नेशन डेवलपिंग स्टेट पर है कि उस वक्त आप तरक्की याफ्ता नहीं तरक्की पजीर ममालिक में शामिल हैं और आपकी सारी इन्वेस्टमेंट बैरून मुल्क हो रही है, तो आपके ख्याल में कुछ थोड़ा सा तजाद नहीं पैदा होता कि आपका इंटरेस्ट अपने मुल्क में ज्यादा है या बाहर के मुल्क में ज्यादा है? आप जिब्रान भाई देखें जो जमहूरी दौर गुजरा है, जो बाकी मामला साथ साथ गुजरे हैं, अगर उसमें आप वर्कआउट करें तो जो जमहूरी दौर का तनासब है पाकिस्तान में तरक्की का, वो काफी हौसला अफजा है। सर मैं मुशर्रफ साहब से लेके आज तक देख लूं तो मुशर्रफ साहब का काफी बेहतर था सर, डॉलर की प्राइसेस, शायखुर्दनोश की प्राइसेस। आप इसके साथ साथ बाकी भी दो चीजें देखें ना, जी हर चीज का अगर आप मुताला करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जमहूरी दौर का जो जमहूरियत का हमारे पास इक़्तिदार कितना है, ये तो मुख्तसर सा सर पिछले 10 साल का तो देख। बहुत शुक्रिया सर महफूज मुगल साहब, मैं टाइम की शॉर्टेज की वजह से आपको नहीं ले सका माजरत के साथ। बहुत शुक्रिया जिब्रान। जफर मुगल साहब, एनआरओ की बात हुई कि एनआरओ एक साजिश है, शेख रशीद साहब एक तरफ इन्हें जवाब नहीं देना। शेख रशीद साहब नहीं, चले इस बात पे आ देखें जाते यार। हैं। शेख रशीद साहब कह रहे थे कि साजिश हो रही है, बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि एनआरओ हो रहा है, तो क्या दोनों लोग अगर उस लैंग्वेज में देखा जाए तो क्या दोनों लोग तौहीन अदालत नहीं कर रहे? जिब्रान भाई बात यह है कि पाकिस्तान की हालत जो है वो इतनी पतली है कि किसी भी वक्त ये कलेप्स हो सकता था अगर ये इतनी स्पीड अप हेल्प जो है ना वो स्पीड से ना पहुंचती। तो ये इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। अभी ना इमरान खान के पास टाइम है ना इस मुल्क के पास टाइम है कि वो इनके पीछे अपनी एनर्जी वेस्ट करता रहे, और मुल्क जो है ना वो पहले ही डूबा हुआ है तो मज़ीद किसी साजिश का शिकार हो। इंडिया के साथ जंग भी लगी हुई है और यहाँ पे ये ब्लैकमेल कर रहे हैं अंदर से, ये ब्लैकमेल बिल्कुल ब्लैकमेल कर रहे हैं। इसी मौजू पे ये ब्लैकमेल कर रहे हैं कि आपकी इंडिया के साथ जंग है, हम भी नहीं छेड़ रहेंगे अंदर से। सबसे पहले ये क्या आपने जो बात की वर्दी वाले, गन्नू वाले, तोपों वाले, ये सारी चीजें क्यों कौन बातें करता है? अभी आप बिलावल साहब की तकरीर जो देख लें, माजरत के साथ एक लाइन का जवाब तो वो भी देख लें। एक लाइन का जवाब दे दें सर जी, दे दें एक लाइन का जवाब। मैं ये जवाब देना चाहता हूँ कि अगर हम पे ये इल्ज़ाम है ये जो क्या है वर्दी वालों और गन्नू वाले, आप अपनी तारीख देख लेना। लियाकत अली खान क्यों हिस्ट्री का वो एक किस्सा है, जुल्फकार अली भुट्टो, वो आए भी तो भुट्टो साहब फौज से ही थे ना। बेनज़ीर भुट्टो नहीं तो साथ साथ जवाब भी लेते रहे, नहीं साथ साथ ब्रेक लगाए और जवाब लेंगे। भुट्टो साहब कौन लाया था? जनरल अयूब साहब। मुझे प्रोग्राम जियाउल हक साहब से मायदा करके बेनजीर अपनी बाप के खून से गद्दारी करके कौन आया था? बेनजीर भुट्टो साहब। आपको पता है इस चीज का? माजरत के साथ जी, इस वक्त जिया की जिंदगी में वापस आए थे ना। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो चुका है, ये देखें ना, लास्ट पे हीटिंग पॉइंट आ गया। नाज़रीन ये इस वक्त हालात है, मुल्क के मुआशी हालात देखें तो मुआशी हालात ये हैं कि अगले आने वाले बजट में शायद सोचा जा सकता है कि दिफाई बजट को रखें या तरक्याती बजट को रखें। और इस वक्त जो सूरत हाल है बॉर्डर पे हमारी जो टेंशन चल रही है उसमें हमारे लिए दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, दिफाई बजट भी और तरक्याती बजट भी। अब दिफाई बजट के लिए जब इस तरह के हालात हों कि पैसा मुल्क में वापस ना आ रहा हो, अदालती फैसले इस तरह के हो रहे हों कि जिसमें किसी किस्म का कोई पैसा आने का या मुल्क को रिलीफ होने का ऑप्शन मौजूद ना नज़र आ रहा हो, तो यकीनन शायद हो सकता है कि तीसरी फोर्स कोई ना कोई अमल करे। जिस तीसरी फोर्स के अमल में ये अमल प्ली बार्गिन उसका फर्स्ट स्टेप हो सकता है, और प्ली बार्गिन के बाद सेकंड स्टेप में ये हो सकता है कि जो केसेस हैं उन केसेस की बुनियाद पर इनसे पैसा वापस लिया जाए, और अगर वो भी उससे मुश्किल हुआ तो तीसरे ऑप्शन पे ये ऑप्शन हो सकता है कि शायद तमाम सियासी पार्टीज़ को मौका दिया जाए कि पाकिस्तान का कर्ज उतारने में आप अपना अपना किरदार अदा करें और उनसे उस मद में रकम निकलवाई जाए, ताकि मुल्क की इस सिचुएशन में जिसमें आपको एक तराजू पे या तरक्याती बजट रखना है या आपको दिफाई बजट रखना है, और दोनों चीज़ों को बैलेंस करने के लिए काम किया जा सके। नाज़रीन रियल टॉक विद जबरान में तकबीर टीवी पे जबरान अस्कर को इजाज़त दीजिए। मेरे मेहमानों में आफ्ताब साहब आपको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, ज़फ़र जराद साहब आपको भी बहुत शुक्रिया, और तमाम जो कॉल्स पर मौजूद थे तमाम मेहमान उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हम कोशिश करेंगे कि आपको इस हवाले से मज़ीद अपडेट करें। कल के हमारे प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह 8 से 9 बजे तक। प्लीज़ देखते रहिए।